हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, एमपी जीके के थर्ड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश किस तरीके से फॉर्म हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश हम लोग देखेंगे। बड़ा मजा आएगा और आपको चीजें सीखने को भी मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन का पहले मैंने थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बता दी थी। अब मैं और आपको डिटेल बताऊंगा जहां से आप लोगों को चीजें समझने आने वाली है। चलिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझने आ रही होंगी। और दो लेक्चर जो आपने देखे हैं वो दो लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। बस आप उन्हें सही से इस्तेमाल करिए और बढ़िया से नोट्स पढ़ते रहिए और चीज़ें आपको आसान लगेंगी। चलिए, तो दोस्तों, अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हमारे इंडिया की तरफ चलना पड़ेगा और इंडिया को गहराई से समझना होगा। चलिए, ये देखिए, ये हम लोगों ने पूरे भारत का एक छोटा सा रफली नक्शा बनाया। देखिए, यहां पर तो आपको ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय। और कहीं पर यहां पर आप लोगों को आपका मध्य प्रदेश नजर आएगा। ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ, तो मध्य प्रदेश में भी यहां पर दो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत नजर आएंगे आपको। एक है आपका विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, और दूसरा है सतपुड़ा, सतपुड़ा का पर्वत। अगर हम लोग इतिहास की बात करें, वैदिक काल के दौरान अगर हम लोग रामायण युग की बात करें, तो ऋषि हुए मनु ऋषि। और उन्होंने जो किताब लिखी मनुस्मृति, मनुस्मृति में मनुस्मृति में उन्होंने एक बात कही कि आपका जो मध्य प्रदेश है ना, वो हिमाचल के दक्षिण में स्थित है। हिमाचल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने मानी। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, जब आज हम लोग बात करें कि आज के मध्य प्रदेश और पहले के मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, वही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मनुस्मृति ने हमसे कह दिया कि हिमालय के दक्षिण में एक जो हिस्सा था वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हुआ करता था। फिर पूरे पूरे इस भारत में 16 महाजनपदें हुई। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में से जो सबसे प्रमुख जनपद थी वो यहां थी, जिसका नाम था मगध। मगध जो महाजनपद थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहां पर थी। और इस हिस्से में दो दो महाजनपद हुई। एक महाजनपद का नाम था चेदी, दूसरी का नाम था, एक चेदी थी, दूसरी का नाम था अवंती। अवंती, ये दोनों महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आज वर्तमान में हम कह सकते हैं, आज वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो उस समय के चेदी और अवंती महाजनपद हुआ करता था। अवंती की दो राजधानियां थी, एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मती। महिष्मती महिष्मती वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, महेश्वर। और उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और चेदी की एक राजधानी थी जिसका नाम था सुक्तामती। सुक्तामती, याद रखिएगा। तो ये हमारा उस समय का मध्य प्रदेश है, जब 16 महाजनपदें हमारे भारत में हुआ करती थी। और इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ कौन सा, अंगुत्तर निकाय है, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। तो इनसे हमें जानकारी की मिलती है कि भारत में 16 महाजनपदें हुई उत्तर वैदिक काल के बाद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद अगर हम लोग बात करें कब की, 500 बीसी के बाद की घटना मान लीजिए, करीब करीब 500 बीसी के बाद 16 महाजनपदें हुई और उसमें अवंती और चेदी यहां पर हुई। और इसी अवंती के गवर्नर हुए थे सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। तो सम्राट अशोक जो थे वो इसी अवंती के गवर्नर हुए। चलिए, तो इतना आपको समझ नहीं आया।
फिर आज जो मध्य प्रदेश में हम लोग आज का जो वर्तमान मध्य प्रदेश देखते हैं वो ऐसा नहीं था। आप समझ गए ना कहाँ से हम लोग ने शुरुआत करी। मनुस्मृति ने बताया कि भाई हिमालय के नीचे वाला हिस्सा मध्य प्रदेश हुआ करता था। और अगर हम लोग उसके भी पहले बात चले, पाषाण काल की बात करें, तो यहाँ पे जगहें थी, जैसे आदमगढ़, भीमबेटका, ये जगहें थी। ठीक है, पर हमें पूरा का पूरा देखना है फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, शुरू से शुरू कर रहे हैं, जहां से आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि भाई आज जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले बहुत लंबी कहानी, लंबी चौड़ी कहानी है, वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई डेट याद रखिएगा आप लोग, 15 अगस्त 1947 का ये वो दिन था जिस दिन हमारा भैया भारत आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, इंडिपेंड हुआ हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को। इसके पहले का मध्य प्रदेश हमें जानना है। और एक डेट और याद रखिएगा, जिस डेट को हमने हमारा मध्य प्रदेश बना, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 15 अगस्त से लेकर 1 नवंबर तक हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, यह आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जो बना एग्जैक्ट वो 1 नवंबर 1956 को, आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, तो उसके बीच में यहां पर वही कैसा हमारा मध्य प्रदेश था। और 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, यह आपके दिमाग में आना चाहिए, उस समय यहां पे क्या था। ठीक है, तो ये 15 अगस्त 1947 और 1 नवंबर 1956 के बीच में हमारी राज्यसभा बनी, राज्यसभा नहीं सॉरी, संविधान सभा बनी, संविधान सभा। ठीक है, 15 अगस्त 1945 के पहले भी हमारे देश में वायसराय हुए। ठीक है, राज चल रहा था, अंग्रेज शासन कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी थी, तो उस दौरान हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। ठीक है, और जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो क्या क्या था मध्य प्रदेश में, क्या घटना हुई कि हमको आजादी मिली, उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश कैसा हुआ, और 1 नवंबर 1956 के बाद हमारा मध्य प्रदेश कैसा हुआ, और फिर 2000 को ऐसा क्या हुआ कि बंटवारा हो गया, छत्तीसगढ़ अलग चला गया, फिर हमारा मध्य प्रदेश बचा। पूरा हमको जानना है डिटेल में। तो क्लियर कट आप डेट याद रखना, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 नवंबर 1956 की कहानी हमें पता होना चाहिए, और 15 अगस्त 1947 के पहले की घटना हमें पता होना चाहिए। हम पहुंच चुके हैं चेदी और अवंती महाजनपद के दौरान। ठीक है, यहां पर गुप्त काल आएगा, मौर्य काल आएगा, फिर गुप्त काल आएंगे, बहुत सारे वंश हमारे मध्य प्रदेश में हुए, चाहे चंदेल वंश हो, चाहे आपके चोल वंश हुआ, चंदेल वंश हो गए, ठीक है, परमार वंश हो गए, सब कुछ थे। बहुत सारी देसी रियासतें थी हमारे इस क्षेत्र में। आजादी के बाद बड़ा डिफिकल्ट था कि राज्यों को बनाना। फिर क्या घटना हुई, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल पिक्चर में आएंगे और वो एकीकरण करके पूरे भारत को अखंड भारत बनाएंगे। चलिए आइए हम लोग जानते हैं। अब हम लोग हमारी पीडीएफ पे आ जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा रूपरेखा मैंने बता दी है, अब चीजें समझने आएंगी आपको थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की अब। और यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई उन्हीं के बारे में, कि भैया स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। और देखिए, हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा प्रयागराज के पश्चिम में मनुस्मृति में उल्लेख है कि भाई मध्य प्रदेश नाम की कोई चिड़िया थी, पर उसका नाम मध्य प्रदेश नहीं था। मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था, और 1957 में राज के रूप में सामने निकल के आया। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 के बाद 1957 में राज्य बना। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग और जानते हैं, डिटेल जानते हैं। चलिए आ जाइए भाई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं था, मगर क्या था, मध्य प्रदेश नहीं था तो क्या था, इस फोटो में आप लोग समझ पाओगे बहुत अच्छे से। ये जो लाल कलर का आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा है सेंट्रल प्रोविंस। क्या नाम है इसका, सेंट्रल प्रोविंस। अब सेंट्रल प्रोविंस का मतलब क्या है, अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, अंग्रेजों का झंडा आपको दिख रहा होगा। ये लाल कलर का, रेड कलर का जो है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोविंस था। और यहां पर हैदराबाद की एक रियासत थी जिसका नाम था, तहसील थी जिसका नाम था बरार। इसके बाद आप यहां पे देखिए, यहां पर कुछ पूर्वी रियासतें थी, पूर्वी रियासतें थी यहां पर। ये पूरा का पूरा, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मध्य भारत कहलाया। और यहाँ पे ग्वालियर रियासत थी, यहाँ पर इंदौर रियासत थी।
ये भी मध्य भारत कहलाया, पूरा का पूरा मध्य भारत कहलाया, और ये भी पूर्वी रियासत थी, ये पूर्वी रियासत थी। इस तरीके से मध्य प्रदेश था स्वतंत्रता के पहले। ब्रिटिश मध्य प्रदेश और पूर्वी रियासतों का ये मिला जुला कुछ हिस्सा था। समझ पा रहा हो? देख के मैप को देखना, ऐसा हमारा मध्य प्रदेश था स्वतंत्रता के पहले। नाम मध्य प्रदेश नहीं था, पर ये चीजें थी, सेंट्रल प्रोविंस था, मध्य भारत था, ठीक है, पूर्वी रियासतें थी, यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, अपना राज कर रहे थे, शासन पासन चल रहा था। तो इस तरीके का हमारा मध्य प्रदेश था। और अच्छे से देखिए इसे, 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी। ठीक है, ये आप दिमाग में रखोगे, मैप बड़ा करके आपने देख लिया है, अब इसको चीजों को समझोगे आप। चलिए यहां से हम लोग समझते हैं, भारत राज्य को श्रेणियों में बांटा गया। आ जाइए, अब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हुआ तो हमारी संविधान सभा के सामने एक चुनौती आई कि किस तरीके से राज्यों का बंटवारा किया जाए, कैसे राज्य बनाया जाए, कैसे एक अखंड भारत या भारत का निर्माण किया जाए। तो उनके सामने दिमाग आया, बोले अपन नाम कैसे देंगे। नाम का बड़ा लोचा है, क्योंकि हर जगह हर 1 किलोमीटर पे बोली चेंज हो रही है, वेशभूषा चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, सब तो चेंज है, कैसे काम करेंगे। बोले अगर अपन ने किसी के नाम पे नाम रख दिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, पूरे भारत का निर्माण हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के हिसाब से नाम रख देते हैं। बोले पार्ट ए में हम लोग उन सभी लोगों को या उन सभी जगहों को रख देंगे जहां पर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन चल रहा था। जैसे लाल कलर का देखो, यहां पर डायरेक्ट, बाकी ये सब जो रियासतें थी अंग्रेजों को टैक्स वगैरह देती थी और अपना राजपाट कर रहे थे, पर ये जो लाल कलर की जगहों पर यहां पर पूरा का पूरा किसका राज्य था, अंग्रेजों का राज्य था। तो पार्ट ए में हम लोग अंग्रेज जहां पर काम कर रहे थे उन सबको हमने क्या रख दिया, पार्ट ए में रख दिया। पार्ट बी में बड़ी रियासतें जहां पे बड़े राजा होलकर सिंधिया हो गए, इस तरीके के बड़े राजा थे, उनको पार्ट बी में रखा गया बड़े। पार्ट सी में छोटी छोटी रियासतों को मिला के रख दिया गया। और पार्ट डी में हमने जो द्वीप थे, हमारे आइलैंड थे, उन आइलैंडों को उसमें रखा गया। ठीक है, ये चीजें याद रखना। आइए इसको हम लोग समझते हैं और गहराई से जानते हैं। यहां पे देखिए, पार्ट श्रेणी ए में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण राज्य को रखा गया। पार्ट बी में देशी रियासत जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी, उन्हें पार्ट बी में रखा गया। सी में 61 बड़ी रियासतों को हम लोगों ने श्रेणी सी में रखा। और डी में केंद्र शासित प्रदेश तथा छोटे प्रदेश इसमें शामिल थे और द्वीप समूह इसमें शामिल थे, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब इस तरीके से राज्य बन रहे हैं, तो हमने देखा कि भैया जो पार्ट ए में हम किसे रखेंगे, पार्ट ए में रखेंगे हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसको क्यों रखा, क्योंकि ये डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन था, डायरेक्ट अंग्रेज यहां पे शासन कर रहे थे। पार्ट बी में हम लोग मध्य भारत प्रांत को रखेंगे, क्योंकि यहां पर दो देसी रियासतें, एक तो सिंधिया और दूसरा होलकर। सिंधिया और होलकर ऐसी रियासतें थी जो डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश रखा, यहां पे छोटी मोटी बहुत सारी रियासतें थी, उनको मिलाकर पार्ट सी बनाया गया, जिसका नाम विंध्य प्रदेश को हमने पूरा का पूरा पार्ट सी में रखा। और पार्ट डी, या ये पार्ट सी का ही हिस्सा था भोपाल, ये पार्ट डी नहीं, इसे पार्ट सी हम लोग यहां पे लिखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। पार्ट सी में ही एक छोटा सा राज्य था भोपाल, जो स्वतंत्र था, जो भारत का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में आजादी मिली। और में आजादी तो मिल गई थी, पर ये भारत में बाद में जुड़ा। ठीक है, 1949 में ये जुड़ा, पर 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक, ये 2 साल ये भोपाल जो था वो स्वतंत्र रहा। ठीक है, यहाँ के नवाब थे, माने नहीं। तो ये कहानी आप याद रखना, इनको इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में बसाया। अब देखो कैसे जुड़े, क्या काम करना पड़ा, वो सभी हम लोग समझेंगे। तो पार्ट ए जो था ना, ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी राजधानी नागपुर थी। इसकी राजधानी क्या बनाई गई, नागपुर बनाई गई। पार्ट बी की 2 राजधानियां हमने बनाई, एक तो इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। यहां पे क्या थी, ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर 2 राजधानियां बनाई, एक 6.5 महीने के लिए और 5.5 महीने के लिए, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। पार्ट सी में ही, ये पार्ट सी पूरा विंध्य प्रदेश था, और पार्ट सी में इसको भोपाल को रखा गया, भोपाल था, इसे पार्ट सी के अंतर्गत ही रखा गया। और पार्ट सी की जो राजधानी थी, इसे विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में रखा, उसकी राजधानी रीवा बनाई। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, याद रखिएगा,
इसमें मराठी प्रदेशित जिले भी शामिल थे, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो था ये पूरा का पूरा हिस्सा था। और पार्ट बी में हम लोगों ने इसको मध्य भारत को पार्ट बी में बोल दिया, पूरा जो मध्य भारत रहेगा वो पार्ट बी में रहेगा और इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर को बनाया जाएगा। और पार्ट सी में रीवा या विंध्य प्रदेश रख दिया गया और भोपाल रख दिया गया। चलिए अब कैसे कैसे मिलाए, आइए कहानी जानते। समझते जाइए कि भाई सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को पार्ट ए में क्यों रखा गया और किस तरीके से माने। देखिए पार्ट ए जो सेंटर एंड प्रोविंस जो था ब्रिटिश काल में पूरा का पूरा, यहाँ पे ब्रिटिश काल ने किस तरीके से अपने में मिलाया था, इसे जीता था। इन्होंने क्या कर लिया इस हिस्से पर, क्योंकि सेंट्रल में था, ये पूरे भारत पर राज करना चाहते थे, तो पूरे भारत पर राज करने का के लिए हमें सेंटर की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से हम लेके पूरे भारत में देखरेख कर सके। तो इन्होंने यहां पर कब्जा करा। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया? पहले यहां पे महाकौशल प्रांत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महाकौशल प्रांत। ध्यान से समझिए, मतलब ये सेंट्रल प्रोविंस बरार बना कैसे, सेंट्रल प्रोविंस नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया। पहले यहां पर महाकौशल प्रांत हुआ करता था जहां पे पेशवा, सिंधिया, भोसले से छीनकर, किसने? अंग्रेजों ने पेशवा, सिंधिया और भोसले से छीनकर इस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद यहां पर एक सागर नर्मदा टेरिटरीज का निर्माण करवाया। सागर नर्मदा टेरिटरीज बनाई। और जो नागपुर छीना वो छीना भोसले से। भोसले क्योंकि यहां पर नागपुर पे राज कर रहे थे, उनसे छीन लिया। और इस तरीके से इन तीन जगहों को, दोनों जगहों को मिलाकर सागर नर्मदा टेरिटरीज और नागपुर भोसले को मिलाकर इन्होंने क्या करा, एक सेंट्रल प्रोविंस बनाया। क्या बना दिया? सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, महाकौशल प्रांत पेशवा, सिंधिया, भोसले से छीनकर उसको नाम दिया गया सागर नर्मदा टेरिटरीज। नाम क्या दिया गया? सागर नर्मदा टेरिटरीज नाम दिया गया। और फिर भोसले से नागपुर छीन के दोनों को मिलाकर सागर नर्मदा टेरिटरीज और नागपुर को मिलाकर इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस सेंट्रल प्रोविंस और बरार के 4 जिलों को मिलाया गया। बरार में 4 जिले पड़ते थे, इन 4 जिलों को मिलाया गया। 1903 की बात है। और छत्तीसगढ़ निजाम से छीनकर, निजाम के पास जो था छत्तीसगढ़ था, वहां से छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा निजाम से छीना, 4 जिले बरार के मिलाए और सेंट्रल प्रोविंस मिला के एक नया बना जिसका नाम रखा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और इसकी राजधानी रखी नागपुर। और इसकी राजधानी अंग्रेजों ने क्या बनाई? नागपुर बनाई। तो कहानी क्या है कि अंग्रेजों ने क्या करा? कब्जा करा। किस पे करा? महाकौशल प्रांत, जो पेशवा, सिंधिया और भोसले से छीना, जिसका नया नाम रखा इन्होंने सागर नर्मदा टेरिटरीज। और फिर इन्होंने भोसले से नागपुर छीना अंग्रेजों ने और दोनों को मिलाकर कर दिया सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस। फिर 1903 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के 4 जिले और छत्तीसगढ़ निजाम से छीनकर ये 3 चीजों को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रखा गया और उसकी राजधानी रखी नागपुर। बताइए समझ में आया सेंट्रल प्रोविंस कैसे आया? भाई सेंट्रल प्रोविंस तो अंग्रेजों ने रखा ना। मरे पहले भारत में कौन राज कर रहे थे यहाँ पे? कौन से? पेशवा थे, सिंधिया थे, भोसले थे, इनसे ही छीन छान के और इस तरीके से अंग्रेजों ने यहां पर कब्जा करा। भाई अब बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रांत की। भैया मध्य प्रदेश जो प्रांत ये कैसे बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया इसका 28 मई 1948 को। इसका गठन करा। मध्य भारत का गठन कब हुआ? मध्य भारत का गठन हुआ 28 मई 1948 को। अब मध्य भारत की बात करें, यहां पर होलकर और सिंधिया थे। अब होलकर सिंधियाओं के पास भाई बात पहुंची कि भाई अब भारत आजाद हो गया, भाई अब राजशाही चलेगी नहीं, राजा माजा होगा नहीं, यहाँ पर एक ही राजा होगा, तो एक काम करो अब भारत में मिलो। तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। अब कैसे कोई राज कर रहा है उसको कुछ तो समझाना पड़ेगा। आप या तो पैसे दो या कुछ तो करो, टैक्स दो, कुछ तो बनाना पड़ेगा। ऐसे करके चाचा नेहरू गए और इन्होंने क्या करा, 25 रियासतें, सिर्फ इंदौर मतलब होलकर और सिंधियाओं के अलावा यहां पर 25 रियासतें थी। इन 25 रियासतों को मिलाकर एक करा और उसका नाम रख दिया मध्य भारत प्रांत। और इसकी स्थापना कर दी 22 अप्रैल 1948 को। 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत प्रांत की स्थापना करी चाचा नेहरू ने। अब चाचा नेहरू ने क्यों करी? क्योंकि भैया भारत को एक बनाना था ना। पूरे भारत में बहुत सारी रियासतें थी, सब अलग अलग राजा, अपना राजपाट चल रहा है, उनका बढ़िया दरबार चल रहा है, वो क्यों मिलेंगे? आप बताओ, आप राजा बन जाओगे तो आप भारत में क्यों? कोई बोले एक देश बना रहे हैं तो बना लो, अच्छी बात, तुम बना लो, हमको क्यों मिला रहा? हम तो बढ़िया, हमें टैक्स मिल रहा, हम मजे ले रहे हैं। तो मनाना बहुत टेढ़ी खीर थी, पर फिर भी किस तरीके से
मनाया गया कि भाई आगे जाके अंग्रेज कब्जा ना कर लें, पूरी चीज समझाई गई। फिर 25 रियासतों को मिला के बनाया गया। अब भाई जब बना रहे हैं तो जो सबसे खतरनाक जो रियासत होगी उसका आदमी नहीं मानेगा। अब इन्होंने दिमाग लगाया, बोले यार नहीं मान रहे, एक काम करते हैं, हम राज तो बना रहे हैं, उसका नाम भी करेंगे, बड़ा हो जाएगा और उसका मुखिया तुमको बना देंगे, मान जाओ। तो उस समय जो सिंधिया थे, जीवाजी राव सिंधिया, ग्वालियर में रहते थे, इनसे बोला कि हम तुम्हें राज प्रमुख बना देंगे, अब तो मानो, पैसा भी देंगे, राज प्रमुख बना देंगे। बोले ठीक है, फिर ये राज प्रमुख बन गए। पर जिन्हें राज प्रमुख बनाया, फिर होलकर किसी से कम थे क्या? होलकर बोले हमको क्या मिलेगा? बोले एक काम करते हैं, तुमको उपराज प्रमुख बना देते हैं। यशवंत राव जी यहाँ पे काम कर रहे थे, इंदौर में होलकर थे। यशवंत राव होलकर इंदौर में थे और ग्वालियर में जीवाजी राव सिंधिया थे। दोनों से बैठक करी, प्यार से मनाया, समझाया, पैसा मैसा दिया, तो ये मान गए। तो राज प्रमुख बना दिया गया जीवाजी राव सिंधिया को और उपराज प्रमुख बना दिया यशवंत राव इंदौर को। और फिर राजधानी बनाई, राजधानी के लिए लड़े। तो भैया 6.5 महीने हमने ग्वालियर को दिए, या 6 महीने भी कह सकते हैं। शीतकालीन मतलब ठंडों के दिनों में हम लोगों ने ग्वालियर को राजधानी बनाया। और फिर ग्रीष्मकालीन 5.5 महीने भी कहते हैं, 6 महीने भी कहते हैं, याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन गर्मियों के दिनों में इंदौर को राजधानी बना दिया। दोनों खुश, चलो ठीक है, बात बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विंध्य प्रदेश कैसे बना। विंध्य प्रदेश को कैसे मिलाया जाए, कैसे बनाया जाए, पार्ट सी में कैसे रखा जाए। 2 क्षेत्र थे, एक था बुंदेलखंड और दूसरा था बघेलखंड। इन दोनों को मिलाया गया, एक समझौता किया गया, एक अग्रीमेंट किया गया 1948 में। और एग्रीमेंट था, रीवा के एक राजा थे मार्तंड सिंह जूदेव, बहुत शानदार व्यक्ति थे, उनकी तूती बोलती थी उस समय। तो उनसे बात की गई, भैया किसी भी तरीके से यार देश तो बनाना है, आप इन जितनी भी रियासत इनसे बात करो, इनसे बात करो, और हम भी बात कर रहे हैं, पर मिलके एक राज बनाएंगे और तुमको ना राज प्रमुख बना देंगे। तो मारते बोला यार हमको राज प्रमुख बनाया जा रहा है, फिर तो हम तो आपकी मदद करेंगे बिल्कुल। तो एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ कि विंध्यगिरी पहाड़ियों में स्थित, विंध्यगिरी मतलब विंध्याचल पर्वत या विंध्यगिरी पहाड़ियों पर स्थित जितनी भी रियासतें होंगी सबको एक किया जाए और उस जगह का नाम रखा जाए विंध्य प्रदेश। और विंध्य प्रदेश रखा जाए और उसकी राजधानी बनाई जाए रीवा को, और राज प्रमुख बनाया जाए राजा मार्तंड सिंह जूदेव को। तो भाई राजा मार्तंड सिंह जूदेव को सब चाहते थे, उस समय प्रसिद्ध थे, इसलिए सब लोग एग्री हो गए और समझौता के तहत विंध्य प्रदेश बन गया। विंध्य प्रदेश बन गया। इसके राज प्रमुख किसको बना दिया गया? मार्तंड सिंह जूदेव को बनाया गया। और इसका नाम विंध्य प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि विंध्यगिरी की पहाड़ियों पर स्थित थी। अब भोपाल राज देखो भाई, भोपाल राज को पार्ट भाग सी में ही रखा गया। अब यहाँ के एक नवाब थे, नवाब हमीदुल्लाह खान। ये बोले कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम भारत में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इन्होंने घोषणा कर दी, हम स्वतंत्र रियासत रहेंगे, हम भारत में नहीं मिलेंगे। बोले अच्छा ठीक है, मत मिलो। जनमत संग्रह मतलब भोपाल के जितने भी लोग थे ना, वो चाहते थे भारत में मिले। लोग आंदोलन करने लगे, इकट्ठे होने लगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, भोपाल कांड करवा दिया, गोलियां वोलियां चलवा दी। संक्रांति का, मकर संक्रांति का दिन था, तो लोग इकट्ठे हो गए, फिर नवाब के खिलाफ होने लगे, आंदोलन होने लगे। फिर एक दिन नवाब को लगा कि यार मिल जाते हैं भारत में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो विलय पक्ष में नहीं थे, इसलिए विलय समझौता पे साइन किए 30 अप्रैल 1949 को। 30 अप्रैल 1949 को विलय समझौते पे एग्रीमेंट किए गए, हम भारत में मिलना चाहते हैं भैया। और यहाँ की पहली महिला शासिका थी भोपाल की कुशदिबा बेगम, या जिसे गोहर बेगम भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना। भोपाल की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो भोपाल की बेगमों के बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। तो भैया विलय समझौता हो गया 30 अप्रैल 1949 को, और भोपाल मिल गया और इसे पार्ट सी में रख दिया गया। राज्यों का गठन भैया कैसे हुआ, राज्यों का गठन कैसे हो, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही थी यार, बहुत दिक्कत आ रही थी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बोल देंगे तो अब काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि लोग समझदार हैं और वहां के नेता लोग और समझदार हैं। ठीक है, हर किसी को मुख्यमंत्री बनना है। तो किस तरीके से राज्यों का बनाया जाए, एक बैठक हुई, संविधान सभा में चर्चा चल रही है।
तो एक कमेटी बनाई गई कि भैया तुम एक काम करो, तुम रिसर्च करो कि किस तरीके से हमें राज्य बनाना चाहिए। तो उस समय जो लोग थे वहां के जनमत जो संग्रह थे उनसे पूछा जाए तो लोग ये कह चाह रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्य बनाना चाहिए, कि भाई जहां पर कन्नड़ बोली जा रही तो कन्नड़ के हिसाब से, जहां पर मराठी बोली जा रही तो मराठी के हिसाब से, जहां पर उर्दू बोली जा रही उर्दू, जहां हिंदी बोली जा रही हिंदी, जहां राजस्थानी बोली इस हिसाब से राज्य बनाना चाहिए। तो भैया एक कमेटी बनेगी कि आधार क्या हो, भाषाई मतलब राज्य बनने का आधार क्या होना चाहिए, क्या भाषा होना चाहिए, कि भाषा उचित है कि नहीं है, इन फेयर और नॉट, ये सवाल उठे कि राज्य बनाना भाषाई आधार पर सही है कि गलत है, इसके विचार हो। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, एक जांच कमेटी, एक समिति बनाई गई जिसका नाम था एसके धर समिति। और एसके धर समिति से काम बोला गया कि भैया तुम चेक करो कि भाषाई आधार पर राज्य बनाना उचित है कि नहीं। तो इस कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करी और रिपोर्ट में कहा कि भाषाई विभाजन का विरोध किया, कि भाषाई आधार पर नहीं बनना चाहिए, दिक्कत आएगी, समझ जाओ। बोले ठीक है, मगर लोग नहीं मान रहे, आंदोलन चल रहे हैं, बहुत आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं, पूरे राज्यों में आंदोलन चल रहा है, भाषाई आधार पर राज्य बने, भाषाई आधार पर राज्य बने, माने नहीं। फिर एक रिपोर्ट पुनः चेक समिति बनाई गई कि जो ने एस के धर साहब ने जो बताई बात कही है कि भाषाई विभाजन का विरोध किया कि ये सही है कि नहीं। तो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम रखा जेबीपी कमेटी समिति। ये 1948 में बनी और ये कुछ नहीं, नाम ही है, इसमें 3 सदस्य थे। जे का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पटाभी सीतारमैया। इन तीनों महान पुरुषों को उठाया गया और इनसे बोला गया कि बताओ पुनर्चेक कि इनने सही करा है कि नहीं करा। तो इन्होंने भी अपनी बात कह दी कि भैया भाषाई विभाजन नहीं करना चाहिए। देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को खारिज कर दी, बोले अब हम नहीं बनाएंगे। अब ऐसे ही जिन्होंने, ये बड़ी समिति थी भाई, बड़े वल्लभ वल्लभ लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, इन तीनों ने जब मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, तो आंदोलन तीव्र हो गए। और कांग्रेस के एक नेता थे, बड़े फेमस नेता थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए भैया। इतनी बड़ी भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि उस भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो पूरे भारत में बिल्कुल आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं, जहां देखो वहां मतलब आंदोलन चल रहे हैं। बहुत दिक्कत हो गई, सरकार ने सोचा कि यार कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि अब भाषाई आधार पर सरकार मजबूर हो गई कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए। तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई, बनाई, और उस कमेटी का काम ही था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाया जाए। उस कमेटी के अध्यक्ष साहब जो थे वो थे फजल अली साहब। तो फजल अली साहब ने क्या करा कि देखा कि यार चलो अब बनाना तो है ही, तो किस तरीके से भाषाई आधार पर राज्य बनाया जाए। तो फजल अली की अध्यक्षता में अब राज्य बनेंगे भाषाई आधार पर। आइए हम लोग अगली स्लाइड पे देखते हैं। यहां तक कहानी है कि भैया पहली एस के धर समिति, उनने मना कर दिया, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर जेपीबी समिति आई जिसने बोला कि हाँ, इनने बोला वो सही बोला है, पर फिर भी क्या होगा, भाषाई आधार पर राज्य बनेगा। जेपीबी समिति ने रिपोर्ट करी, फिर आंदोलन होने लगे, आमरण अनशन पे बैठ गए, मांग भाषाई आधार पर राज्य अलग कीजिए। तो कांग्रेस के नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी, ये देखो पोट्टी श्रीरामुलु। 56 दिनों की हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो पोट्टी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, याद रखो। अब रिपोर्ट आई, अनशन के दौरान हुई मृत्यु के बाद अनशन और बढ़ गया, जिससे मजबूर होकर भारत सरकार ने भाषाई आधार पर मद्रास से अलग करके अक्टूबर 1993 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो भैया मद्रास से अलग कर दिया गया आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अक्टूबर 1993 में। और एक सरकार, भारत सरकार ने अलग किया। भी समझ पा रहे हो कहानी, मद्रास से अलग हुआ अक्टूबर 1993 को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा थी, तेलुगु। कब, 1953। कब, अक्टूबर 1953। किससे अलग हुआ, मद्रास से अलग हुआ। किसके बाद, 56 दिन की भूख अनशन के बाद, पोटाभी श्रीरामुलु की क्या हो गई, मृत्यु के बाद, आमरण अनशन के बाद ये सब चीजें हुई। अब देखिए
ये है फजल अली साहब भैया। फजल अली के अध्यक्ष, ये इनको अध्यक्ष बनाया गया, फजल अली के अध्यक्ष। उनकी अध्यक्षता राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को भैया मध्य प्रदेश भी बना। ये अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश का जन्म होगा 1 नवंबर 1956। अब मध्य प्रदेश जो बीच वाला हिस्सा था ना, अब सेंट्रल प्रोविंस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी था। अब पार्ट ए में ऐसा थोड़ी था कि हिंदी हिंदी बोलने वाले हैं, पार्ट बी में है, पार्ट सी में है, सब बहुत दिक्कत है भाई। पार्ट बी भी उस समय करीब करीब 8 जिले ऐसे थे जो मराठी बोलते थे। अब कैसे करें मध्य प्रदेश को यार, चलो तेलुगु बोलना है तो आंध्र प्रदेश बन गया। अब मध्य प्रदेश को करना बहुत टेढ़ी खील थी। आओ आपको बताते हैं कि किस तरीके से फजल अली साहब ने बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से मध्य प्रदेश को बनवाया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फजल अली की अध्यक्षता में सिफारिश के बाद सीमाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए भाई? कि मध्य प्रदेश में ये 8 जिले थे जहां पर मराठी बोली जाती थी। कौन कौन से? बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यमतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। 8 ऐसे जिले थे। कौन कौन से थे? बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यमतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। ठीक है, तो किस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ऐसे याद कर सकते हो भैया, नागपुर में बहुत बड़ा भंडारा किया जा रहा है, उसके लिए बहुत सारा चंदा जरूरी है, पैसा भंडारा करेंगे तो चंदा लगेगा। ठीक है, और अकोला, बुल्डाना बुलाया गया, बुल्डाना देखो बुलाया गया बहुत सारे लोगों को, अकेले आना भाई, सब लोगों को बुलाया गया पर अकेले आना है। अमरावती, 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 अमरावती याद रखना है। अमरावती से यमतमाल, बहुत सारा माल लगेगा, माल लेके आना, बहुत माल मिलेगा आपको। वर्धा। तो ऐसे आप कहानी ऐसा लगाइए, नागपुर में एक बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, चंदा किया जा रहा है, माल मिलेगा, यमतमाल होगा, और सबको बुलाया जा रहा है तो बुल्डाना हो गया। ठीक है, सबको बुलाया जा रहा, बुल्डाना हो रहा। अकेले आना है तो अकोला हो गया। अमरावती को साथ में नहीं ला सकते आप, अमरावती, ठीक है, एक अमरावती महिला है, उसने बुलाया है। ठीक है, सबको क्या मिलेगा? माल मिलेगा। वर्धा, वर्धा, ठीक है, वर्धा को कैसे जर्दा खा के नहीं आना है, वर्धा जर्दा खा के नहीं आना। इस तरीके से आप एक कहानी बनाओगे तो चीजें याद हो जाएंगी, आसान है। देखिए नागपुर में क्या हो रहा है? भंडारा हो रहा है, चंदा मांगा जाएगा। ठीक है, माल मिलेगा। अमरावती, अकेले नहीं आना है, सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, साथ में अमरावती को लेके आना, अकेले नहीं आना है, अमरावती को लेके आना है, और यहाँ पे माल मिलेगा। वर्धा, जर्दा खा के नहीं आना। इस तरीके से आप कहानी की तरह याद करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, कर पाओगे, और वैसे आप तो कर ही लोगे। चलिए, अब देखिए, ये तो भैया 8 जिले अपन ने महाराष्ट्र को दे दी। अब मंदसौर जिले की भानपुर तहसील में एक सुमेल टप्पा करके जगह थी। ठीक है, सुमेल टप्पा जगह थी, को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। जो भाग बी था ना भैया, पार्ट ए में से क्या कर दिया गया? पार्ट ए में से हम लोगों ने क्या करा? पार्ट ए जो था पूरा का पूरा, उसमें से 8 जिले हमने किसको दे दिए? महाराष्ट्र को दे दिए। पार्ट बी में हमने क्या करा? सुमेल टप्पा, भानपुर तहसील के सुमेल टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। क्योंकि यहाँ सुमेल टप्पा पे क्या था, क्यों छोड़ा गया? क्योंकि हमने यहाँ पर लेन देन की प्रक्रिया अपनाई। क्योंकि राजस्थान की एक तहसील थी कोटा, राजस्थान की कोटा जिले की एक तहसील थी सुरौंज, और ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच में आ रही थी। बोले राजस्थान से बात की गई, एक काम करो भाई, तुम्हारी जो सुरौंज है ना, ये मध्य प्रदेश को दे दो, और बदले में तुम भानपुर तहसील का एक जो जगह है सुमेल टप्पा तुम ले लो। तो हमने सुमेल टप्पा को किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान की सुरौंज को अपन ने मिला दिया। राजस्थान के कोटा जिले की सुरौंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में को मिला दी गई, विदिशा जिले में मध्य प्रदेश के मिला दी गई। बताइए कोई दिक्कत यहां तक समस्या आई? पार्ट ए में हमने 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए, पार्ट बी में हमने सुमेल टप्पा उनको दे दिया, और उनकी सुरौंज हमने ले ली राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्ट सी में कुछ नहीं करा यार, भोपाल राज्य का मध्य प्रदेश में विलय कर लिया, और नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। पहले भोपाल जो था सीहोर की एक तहसील था, 1949 से लेकर 1956 तक, जब विलय हो गया था इसके बाद सीहोर की तहसील था, फिर बाद में भोपाल को क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। और जब 1 नवंबर 1956 आया, तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले बनाए गए।
कितने जिले? 43 जिले भैया बनाए। बोलो इतनी बात समझ नहीं आई? 43 जिले बनाए गए। आगे बढ़ेंगे और मजा आएगा, समझते जाइए भाई। ये देखिए, और इस प्रकार से ये अपना पूरा का पूरा राज्य बन के तैयार हुआ। इस तरीके से ये पूरा का पूरा नक्शा आप देख पा रहे हो। आओ थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। कहाँ गया वो फोटो 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 फोटो? यहां से देखो भाई, ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्ट ए था ना, ये यहाँ के जो थे 8 जिले, 8 जिलों को हमने किसको दे दिया? महाराष्ट्र में। ये पार्ट बी में यहाँ पे सुमेल टप्पा था, उसको हमने राजस्थान को दे दिया। और यहाँ पे सुरौंज थी, यहाँ पर सुरौंज, यहाँ पे सुरौंज थी, उस सुरौंज को हमने अपने में मिला लिया। और पार्ट सी में कोई चेंज नहीं करा, इसको अपन ने पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया। ठीक है, पार्ट ए से हमने 8 जिले किसको दे दिए? किसको दे दिए भैया बताओ? महाराष्ट्र को दे दिए, क्योंकि मराठी थे यहाँ पर, मराठी भाषा याद बन रहा था, मराठी थे। कौन कौन से दे दिए? कैसे याद रखोगे? नागपुर में क्या हो रहा है? भंडारा हो रहा है, भंडारा। ठीक है, चंदा करना पड़ेगा, चांदा। ठीक है, चंदा कर। अकोला कोई नहीं आएगा, अकेला कोई नहीं आएगा, अकोला सबको बुलाना पड़ेगा, बुलडाना। अमरावती को साथ में लाना, अमरावती को। जर्दा खा के बिल्कुल नहीं आना, वर्धा। ठीक है, क्या मिलेगा? माल मिलेगा, यमत माल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले आपको याद हो गए यार, पता ही नहीं चला कब 8 हो गए। सुमेल टप्पा इनको दे दिया, और विदिशा की सिरोंज विदिशा जिले में हमने मिला लिया। बताइए, तो 1 नवंबर 1956 को हम लोग पहुंच चुके हैं। 1 नवंबर 1956 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आओ वापस से चलते हैं। हाँ, तो 1 नवंबर 1956 को देखिएगा, देखिएगा 8 संभाग है भैया हमारे पूरे मध्य प्रदेश में। 1 नवंबर 1956 को 43 जिले हैं। पूरब से पश्चिम 996 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 1127। ऊपर से यहां तक देखें तो 1127 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम में देखें, यहां से यहां तक देखें तो कितनी है भैया? 996 किलोमीटर। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल था। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश बना। किस कमेटी ने बनाया? फजल अली आयोग ने इसकी स्थापना करी, कमेटी थी। ठीक है, अब 43 जिले बन चुके हैं, पर ऐसा नहीं था। अब धीरे धीरे क्या होगा? अपडेट होगा, जिले बढ़ेंगे, संभाग बढ़ेंगे, फिर एक बार हमारा फिर बंटवारा होगा 2000 में। तो कैसे बंटवारा होगा, किस तरीके से और जिले बनाए गए, वहां की कहानी हम लोग देखेंगे। बताइए, इतना इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और आगे जानने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिएगा 43 जिले तो थे, इसमें 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले और बनाए। एक बनाया भोपाल, दूसरा बनाया राजनांदगांव। ये राजनांदगांव जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है, और भोपाल तो हमारी राजधानी है। तो भोपाल जिला कब बना? भोपाल जिला कब बना? ध्यान रखिएगा, भोपाल जिला बना 26 नवंबर 1972 को। 1972 के पहले एक तहसील था भैया, राजधानी तो था पर तहसील था कहाँ की? सीहोर की। फिर इसे जिला बना दिया गया 1972 में। 1972 में 2 जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। तो पहले 43 थे, अब कितने हो गए टोटल? 45 जिले हो गए। आगे देखो फिर क्या हुआ, एक जिला पुनर्गठन आयोग, एक कमेटी बनाई गई, बीपी दुबे। तो बीपी दुबे एक कमेटी बनाई गई, उनसे बोला गया कि भाई अपन और नए जिले बनाएंगे तो किस आधार पे बनाए? लोग डिमांड कर रहे हैं, जिला होना जरूरी है, काम नहीं हो पाते। तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बीपी दुबे कमेटी 1983 में। इनसे बोला देख के बताओ कितने जिले बनाना चाहिए। तो इन्होंने सिफारिश करी, कब करी? 25 मई 1958 को बोला कि 10 नए जिले बना दो, जरूरत है।
मध्य प्रदेश में जिलों की जरूरत है। तो इनकी सिफारिश पर 10 जिले और बना दिए गए। तो 45 से डायरेक्ट कितने हो गए 55। कब 1998 में 1998 में। 72 में 2 हो गए 45, फिर 10 बड़े डायरेक्ट 25 मई 1958 में। 83 में आयोग बना था जिला पुनर्गठन आयोग, उसकी समीक्षा उसकी सिफारिश पर 25 मई 1958 को 10 जिले और जोड़ दिए गए। कितने हो गए 55। कौन कौन से जोड़े? बड़वानी से खरगोन को अलग किया गया, सॉरी खरगोन को उल्टा, खरगोन से बड़वानी को अलग किया गया, मुरैना से श्योपुर अलग किया गया, जबलपुर से कटनी अलग किया गया, मंडला से डिंडोरी अलग किया गया, और कोरिया, जसपुर, जांजगीर, चंपा, कोरबा, कांके, दंतेवाड़ा, ये सब छत्तीसगढ़ के हो सकता है इसलिए आपने नहीं सुने हो। तो इस तरीके से 10 जिले बनाए गए भैया। बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, कोरिया, दसपुर, जांजरिया, चंपा, कोरबा, कांके, दंतेवाड़ा, ये 10 जिले बनाए गए और 45 से 55 कर दिए गए। चलिए भाई, फिर एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था सिंह देव समिति। ये 30 जून 1958 को इनकी सिफारिश के अनुसार 6 नए जिले और बनाए गए। कौन कौन से जिले बनाए गए? उमरिया बनाया गया शहडोल से लग करके, हरदा बनाया गया नर्मदापुरम से लग करके, नीमच बनाया गया मंदसौर से लग करके, और छत्तीसगढ़ में महासमुंद, धमंतरी और कवर्धा, ये 3 जिले कहां पर? बर्धा नहीं, कवर्धा, कवर्धा, धमंतरी, महासमुंद। ठीक है, तो टोटल संभाग हो गए 12, संभाग भी बढ़ा दिए गए 8 से कितने हो गए 12, और जिले कितने हो गए 61 जिले भैया हो गए। कब? 2000 की बात करें सन 2000 में हमारे मध्य प्रदेश में संभाग हो गए 12 और जिले हो गए 61। ठीक है, 2000 तक आया। पर 2000 में क्या हुआ कि हमारा भाई छत्तीसगढ़ बंटवारा हो गया, मध्य प्रदेश का बंटवारा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य अलग पहुंच जाएगा। 25 जुलाई 2000 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, याद रखिएगा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। क्या? कि भैया एक नया हमें राज्य बनाना है जिसका नाम छत्तीसगढ़ रखेंगे हम लोग, नया राज्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बंटवारा करेंगे। 31 जुलाई 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया भाई। 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के नाम थे KR नारायण, उस समय KR नारायण राष्ट्रपति थे। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्अधिनियम पर अनुमति दे दी, साइन माइन कर दिए, बोले एक काम करो 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर दी। और जब छत्तीसगढ़ की स्थापना करी तो छत्तीसगढ़ को 16 जिले दे दिए, बोले एक काम करो मजे लो, तो 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए। ठीक है, और 4 संभाग हम लोगों ने उसको दे दिए। तो वापस से भैया मध्य प्रदेश के पास 8 संभाग बचे और 16 जिले लेके छत्तीसगढ़ अलग बन गया 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब हमारे पास कितने 45 जिले बचे। फिर 2003 में 3 नए जिले बनाए गए, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, गुना से अशोकनगर, ये 3 जिले बने। तो कितने हो गए 45 और 3 48। फिर 2008 में 2 नए जिले बनाए गए, अलीराजपुर झाबुआ से और सीधी से सिंगरौली। तो कितने हो गए 48 और 2 50। 2013 में एक नया जिला का गठन किया गया अगर मालवा, तो कुल जिले कितने हो गए 51। कितने जिले हो गए 51। 1 अक्टूबर 2018 में 52वां जिला निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया और ये जिले प्रस्तावित थे पर ये नहीं बने। पर 4 फरवरी 2023 को रीवा से अलग होकर मऊगंज बना नया जिला। तो आज वर्तमान में हमारे पास 53 जिले हैं। ठीक है, मऊगंज कहां से अलग हुआ है? मऊगंज अलग हुआ रीवा से, याद रखिएगा 4 फरवरी 2023 को, करंट डाटा, अपडेट डाटा। तो अब वर्तमान में कितने जिले हो गए 53। तो क्वेश्चन पूछा जाता 2008 में कितने जिले बने? 2 जिले बने सर, झाबुआ से अलीराजपुर, सीधी से सिंगरौली। 2003 में सर कितने जिले बने? 3 बने, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर और गुना से अशोकनगर। ठीक है, याद रखिएगा भाई। निमाड़ी जिले के बारे में जानते हैं, वैसे हमें मऊगंज के बारे में भी जानना चाहिए, निमाड़ी पे जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है,
तहसील की संख्या की दृष्टि के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, ये 3 इसमें तहसील हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत निवाड़ी जिले में प्रसिद्ध पर्यटन और ऐतिहासिक नगर ओरछा का विशेष महत्व है। निवाड़ी जिले के पहले कलेक्टर बनाए गए थे अक्षय कुमार, ये पुराना डाटा है। अब मऊगंज के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मऊगंज बनेगा तो कौन कलेक्टर बनेंगे, ये अभी चल रहा है। करंट में मैंने बता दिया कि 52-53वां जिला बन रहा है, पर उसके बारे में अभी अपडेटेड जानकारी नहीं आई, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा। ठीक है, अपडेट जानकारी आएगी तो फिर हम अपडेट कर देंगे। तो यहां तक कहानी हुई खत्म। तो किस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश में कैसे जिले बने, आज वर्तमान में जो आप मध्य प्रदेश देख रहे हो उसकी पूरी कहानी मैंने बताई। कहां से लेकर मनु स्मृति से लेकर, मनु स्मृति महर्षि मनु ने जो किताब लिखी उससे लेकर आज तक हमने जितना भी मध्य प्रदेश में अपडेट हुए, जिले बने, ये हुआ, सब कुछ हमने पूरी कहानी आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझने आई होंगी, और समझने आई हो तो डेफिनेटली सर का उत्साह बढ़ाइए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए। कब होंगे? जब आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को आगे पहुंचाएंगे। और अगर आप लोग डिटेल में, भाई डेमो के लिए हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे 4-5 वीडियो आपको डेमो दे रहे हैं, पर हम डिटेल में जब आपको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट नॉन टेक्निकल आप तैयार करना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ पर हमारा नॉन टेक पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। और उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे किस लेवल का हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और शानदार शानदार आप लोगों को चीज़ें पढ़ाएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। जब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।